विश्व के बहुत से हिस्सों में रंग भरी होली धुलैंडी मनाई जा रही है। आप सभी को उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के सेशन में जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि गल्फ, जब हम लोग होली के त्योहार में हर्षोल्लास में व्यस्त हैं, गल्फ कंट्रीज इस समय त्योहार बम पटाखे चलाकर गोला बारूद जलाकर मना रहे हैं। गल्फ नेशंस के बीच में क्या कंडीशन है, आज उसका अपडेट। लेकिन उस अपडेट में सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल दैट इज जीसीसी, उसका सबसे ज्यादा पैसे वाला देश कतर इस समय थोड़ा ठनक गया है, या फिर कहिए कि गुस्सा हो गया है। किससे? ईरान से। धमका दिया है कि सुनो, अब आपकी सारी रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं। अब रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं, इसका मतलब एक नया देश इस समय युद्ध में कूद सकता है। अपडेट ये है। साथ ही साथ में यूएई भी उसी के लाइन पर है। ताजा अपडेट के अनुसार 6 में से 2 देश बगावती हो चुके हैं। अब तक अमेरिका और इजराइल दोनों ही मोर्चा लिए हुए थे। बाकी ये 6 देश बेचारे शांति से बैठ करके हमलों को कैंसिल कर रहे थे कि हमारे ऊपर हमले आ रहे हैं, हम अपने डिफेंस में लगे हुए हैं। लेकिन अब के अपडेट को देखा जाए तो क्या पता ये दोनों देश भी इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर रखती है। बिल्कुल मायने रखती है। क्यों मायने रखती है? क्योंकि अभी तक के वॉर में ये सारे देश इस इंतजार में थे कि ईरान शांत हो जाएगा। लेकिन अब अगर इन्होंने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और हमलों को अंजाम देना शुरू किया, तो हो सकता है कि इन्हें बहुत ज्यादा निशाना बनाया जाए। इनका निशाना बनाने से क्या होगा? पूरी तरह से फारस की खाड़ी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू भारत तक तेल लेकर आती है, एशिया के अंदर तेल की आपूर्ति करती है, और जो रिफाइनरी के बाई प्रोडक्ट्स हैं उनकी आपूर्ति करती है, और भारत से बहुत सारा जो खाद्य पदार्थ यहां से एक्सपोर्ट होता है गल्फ कंट्रीज को, वो पूरी तरह बाधित हो जाएगा। ये जितना ज्यादा मामला बिगड़ेगा उतना ज्यादा असर बाजार पर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी बाजार गिरा पड़ा है, रुपया बुरी तरह लुढ़क चुका है। ये सारी स्थिति और बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है यदि इन देशों का अपनी तरफ से एंट्री करना शुरू हो जाता है। आप देखें, जब ये युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तब जाकर इन पर सैकड़ों मिसाइल्स लगाई जा रही हैं। ये जो फेल हुई न्यूट्रलाइज्ड मिसाइल हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान ने एक एक करके, जैसे कल तक के मैंने अपडेट में बताया था कि सऊदी की असेंबली पर हमला हुआ था, एम्बेसी पर हमला हुआ था, ऐसे ही सऊदी में जो अमेरिकी एम्बेसी थी, ऐसे ही कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया गया। दुबई के अंदर जो कॉन्सुलेट है, यूएई के अंदर जो कॉन्सुलेट है अमेरिका का, उस पर हमला हुआ। यानी कि एम्बेसी से वाणिज्यिक दूतावास की अगर हम बात करें तो कॉन्सुलेट इन दुबई, उस पर भी हमला हो चुका है। कुल मिलाकर के इन गल्फ कंट्रीज में जहां जहां अमेरिकी ठिकाने हैं, फिर चाहे शहर में बना कॉन्सुलेट और एम्बेसी हो या फिर बाहर के एरिया में बना हुआ एयरबेस हो, उन सभी को निशाना बनाया जारी है। ये सभी देश अपनी कुछ ना कुछ खूबसूरती और खासियत के लिए जाने जाते हैं। तेल के अलावा भी इनके पास टूरिज्म इस समय एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। टूरिज्म के साथ साथ ये बिजनेस हब बनकर काम कर रहे हैं। इन देशों को ट्रांजिट कैपिटल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यूरोप जाने वाली, अमेरिका जाने वाली बहुत सी फ्लाइट्स दोहा या दुबई में रुक रही हैं और रुकती हैं, मतलब इन जनरल। ऐसे में जितने भी जाने वाले या आने वाले भारत की तरफ लोग हैं, उनकी यात्राएं अटकी पड़ी हैं। कुल मिलाकर के इन देशों में युद्ध के बादल जैसे जैसे मंडराते जा रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पर और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर डायरेक्ट असर देखने को मिल रहा है। हमलों की स्थिति में फिलहाल अपडेट आज दे रहे हैं गल्फ के इन देशों पर हुए हमलों का, और साथ ही साथ उनके जवाबी कार्रवाई में हो सकने वाले भविष्य के नुकसान का। साथियों, तस्वीरें बहुत हैं और खबरों में सबसे बड़ी खबर यह कि ऑल रेड लाइंस हैव बीन क्रॉस्ड, ऐसा गल्फ स्टेट ने हाल ही में कहा है। कतर का यह बयान कितना मायने रखता है, आज के सेशन में हम आपको बताएंगे। साथियों, बहुत सारे भीषण वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है। ईरान के ऊपर हमले जोरों से चल रहे हैं। बदले में ईरान भी और देशों पर हमले कर रहा है। ये तस्वीरें जो आप मेरे सामने चलती हुई, बदलती हुई तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो युद्ध का दृश्य आपको विजुअलाइज करा रही हैं, इस तरह के बहुत से विजुअल्स इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन उनमें से बहुत से विजुअल्स एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाए गए हैं। ये जो वीडियो आप मेरे पीछे चलता हुआ देख रहे हैं, ये भी एक सिंगल प्रॉम्प्ट से बनाया गया एआई विजुअल है जो हमने अपनी क्लास में बनाना सिखाया है। हम आपको ये बताने का प्रयास नहीं कर रहे कि आप फर्जी खबरें बनाकर फेंकना शुरू करें। हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एआई जनित भी बहुत सी तस्वीरें और वीडियो आप तक पहुंचाए जाए। और ईरान का जंग का आज 5वां दिन चल रहा है। दुबई में मौजूद अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया है। आईआरजीसी की माने तो उन्होंने अब तक
2 दिनों के अंदर 650 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है। अब देखिए, दावे अमेरिका करेगा कि मेरे कम लोग मरे हैं, अमेरिका कहेगा कि मैंने ईरान के ज्यादा लोग मार दिए, ईरान दावा कर रहा है कि हमने इतने अमेरिकी मार दिए। कोई भी सत्य बताने वाला नहीं है। अब इस युद्ध में जब ट्रंप खुद पार्टी हैं तो फिर कौन ही बताएगा। भारत पाकिस्तान के केस में तो ट्रंप बताने वाले व्यक्ति थे, 5 जहाज गिरे, 6 जहाज गिरे, 11 गिरे, लेकिन अब कौन बताएगा जब ट्रंप खुद पार्टी है। तो वो कह रहे हैं कुछ नुकसान नहीं हुआ है। खैर, फिलहाल के लिए बात अगर ईरान की जाए तो ईरान इस समय अपने खमैनी के बेटे को अपना सुप्रीम लीडर डिक्लेयर कर चुका है। ऐसी स्थिति में जब खमैनी के बेटे सुप्रीम लीडर डिक्लेयर हो चुके हैं और उसके बावजूद भी हमले चल रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है। जब सुप्रीम लीडर सीट पर बैठ चुका है तो आईआरजीसी को अपना कमांडर इन चीफ मिल चुका है और उनके आदेश में भी अगर हमले हैं तो ये हमले भविष्य में बढ़ेंगे, ऐसी कैलकुलेशन की जा रही है। जब युद्ध शुरू हुआ था उस समय ही गल्फ के कई देशों पर हमले होने शुरू हुए थे। जहां जहां अमेरिकी बेसेस थे उन्हें टारगेट बनाना शुरू हुआ था। ईरान ने उन तमाम देशों को टारगेट किया था जहां पर अमेरिकी सेना है या अमेरिकी सेना केवल उन देशों के साथ कोलैबोरेशन में है, उन तमाम देशों पर इनके हमले हुए थे। कल जब हमने आपको जानकारी दी थी तब बताया था कि सऊदी में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ था और उस समय पर खाड़ी देशों का यह मानना था कि ये हमले हमारे ऊपर इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका इजराइल की सुरक्षा में निकल पड़ा है। ये एक सेंस डिराइव हो रहा था कि हमने तो युद्ध में कुछ भी नहीं किया, हमने केवल अमेरिकियों को बिठाकर रखा, जिन अमेरिकियों को अमेरिका इन दिनों निकालने लगा हुआ है। अमेरिकी सरकार का सीधा सा आदेश है उन तमाम अमेरिकियों से जो भी यहां पर हैं, गल्फ देशों के बीच में फंसे हुए हैं, कि आप देश छोड़कर निकल जाइए। तो उन्हें तो निकालने के प्रयास जारी हैं, यानी कि इन खाड़ी देशों को छोड़कर चले जाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमले इजराइल की तुलना में इन देशों पर ज्यादा हो रहे हैं। तो इन देशों में एक माहौल है कि कहीं ना कहीं अमेरिका हमें इसीलिए तो नहीं पिटवा रहा कि एक दिन हम इनसे सुरक्षा में और ज्यादा वेपन खरीदें और अपनी आत्मरक्षा के नाम पर अमेरिका को भर भर कर पैसा दे दें। कुछ भी हो, कुल मिलाकर के जो हमले कल तक सऊदी की एम्बेसी पर थे, सऊदी में अमेरिकी एम्बेसी पर थे, वैसे ही आज दूतावास का जो दूसरा वाणिज्यिक दूतावास रूप होता है वो दुबई के अंदर वहां पर हमले हुए। ये तस्वीरें आपके सामने जो दिखाई जा रही हैं, ये तस्वीरें दुबई में अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास पर हुए हमले की हैं, जो ये बताती हैं कि ईरान के हमले केवल कि मिसाइल फेंक देने भर के नहीं है, बड़े ही प्रिसाइज होकर हमले हो रहे हैं। यानी कि उनके पास जो मिसाइल सिस्टम है वो हल्का मिसाइल सिस्टम नहीं है, वो बकायदा टारगेटेड हमले करने में कामयाब हो रहे हैं। उन्हें कॉन्सुलेट पर वॉर करना है, कॉन्सुलेट पर कर रहे हैं, एम्बेसी पर करना है, एम्बेसी पर कर रहे हैं। इससे दो बातें क्लियर होती हैं। जो अब तक लग रहा था कि बस इन्होंने मिसाइल बना ली, प्रिसीजन और एक्यूरेसी नहीं है, कहीं भी उठाकर फेंक दे रहे हैं, नहीं, प्रॉपर तरीके से मिसाइल हमले हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात है, पिछले 2 सालों में 170 अमेरिकी बेसिस पर हमले किए जा चुके हैं। अमेरिकी बेसिस पर 170 से अधिक हमले किए जा चुके हैं। 170 अमेरिकी बेसों पे नहीं, 170 हमले किए जा चुके हैं अमेरिकी बेसिस पर। और ताजा हमलों में जो पाम आइलैंड है इन लोगों का, जहां पर यूएई वाले सबसे ज्यादा टूरिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, वहां पर बनी हुई उन होटल्स में जहां पर ईरान को लगता है कि अमेरिकी अधिकारी ठहरे हुए हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ये सारी की सारी स्थितियां बताती हैं कि ईरान अब एक एक करके अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो टूरिज्म हॉटस्पॉट हैं उन्हें, साथ ही साथ अमेरिकी जहां पर रुके हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं। मैंने आपको जब पिछला सेशन में जानकारी दी थी तब बताया था कि इन्होंने जो इनके सऊदी अरामको रिफाइनरी है, उनकी रिफाइनरी का जो रास तानुरा रिफाइनरी है उस पर हमला किया था। और जब ये हमला हुआ तो इससे एक सेंस डिराइव हुआ कि आप सबको पनिशमेंट इस बात का दिया जा रहा है कि आपने हमारी बगल में अमेरिका को आने की जगह क्यों दी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया क्योंकि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता था और रूस को हमेशा ये लगता था कि अगर अमेरिकी सेना या फिर नाटो फोर्सेस यूक्रेन तक आ गई तो फिर वो हमसे युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगी।
रूस ने यूक्रेन को ये सब नहीं करने दिया, लेकिन यहां पर जो गल्फ के देश हैं इन्होंने अमेरिकियों को बहुत दिनों तक अपने पास बिठा कर रखा। आज इन्हें ईरान अपनी तरफ से दंड दे रहा है कि आप लोगों ने अपने देश में इन्हें बिठा कर रखा और ये लोग मेरे खिलाफ सारी रणनीति रचते रहे। मैंने पहले भी कहा था ये मत करो, अब आप कर रहे हो तो भुगतो। अब सवाल ये है कि सर ये लोग ईरान पर हमला अब तक कर क्यों नहीं देते? बड़ा सवाल है कि इनके पास तो बहुत शक्ति है, बहुत पैसा है, ये अब तक ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहे? कारण ये है कि इन्हें पता है कि अगर एक बार ये डायरेक्ट फाइट में चले गए तो फिर ईरान सारे की सारे उद्देश्य भुलाकर इन्हें मिटाने पर जुट जाएगा और इन्हें मिटाना बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि ये बहुत छोटू छोटू से देश हैं। पूरे जीसीसी देशों की आबादी मिला दी जाए तो 6 करोड़ बैठती है, जिसमें से आधी आबादी केवल सऊदी अरब के पास है। बाकी जो अन्य देश हैं उनमें 1 करोड़ आबादी, किसी में 30 लाख आबादी, किसी में 40 लाख, किसी में 15 लाख। इतने छोटे छोटे देश हैं, लेकिन पैसा बहुत है, पर कैपिटा इनकम बहुत है, क्योंकि तेल बेचकर अमीर हो रखे हैं। इनमें से एक अमीर जिसका नाम है कतर, उसने कल धमका दिया, क्योंकि कतर का ईगो 7वें आसमान पर है। आपको मालूम होगा पिछली बार भी कतर ने जब उस पर इजरायली धमाका हुआ था उस समय पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लिया था। इस बार भी कतर पर जब हमले होने शुरू हुए, कतर पर हमले क्यों हो रहे हैं इसके पीछे का कारण समझिए। कतर अपने पास अमेरिका का इन सभी देशों में से सबसे बड़ा बेस रखता है। वो बेस सेंटकॉम का मुख्यालय है। सेंटकॉम क्या है? अमेरिका ने दुनिया भर में जितने भी कमांड सेंटर्स बनाए हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को वो अपना कमांड में बांटकर चलता है ना, जैसे इंडो पैसिफिक कमांड, सेंटकॉम कमांड, यूरोपियन कमांड, ऐसे पूरा सेंट्रल एशिया के लिए उसने सेंटकॉम बनाई हुई है। सेंट्रल एशिया में जितने भी अमेरिकी सैनिक हैं उनका सबसे बड़ा मुख्यालय कतर के अंदर है, और उस कतर में मुख्यालय होने के बावजूद भी ईरान उसे खूब नुकसान पहुंचा रहा है। कतर को इस बात का घमंड भी है कि अमेरिका मेरी रखवाली करेगा, क्योंकि मैंने उसको यहां पर इतनी बड़ी जगह दी हुई है। उसके बावजूद ईरान में 1% भी डर नहीं है, क्योंकि वो कतर को निशाना बनाने में कामयाब है। कतर तेल बेचकर ना केवल अमीर हुआ, बल्कि अपने पैसे का प्रबंधन करके भी अमीर बना। पैसे के प्रबंधन ने उसने टूरिज्म को स्थान दिया, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की कैपिटल बनने का प्रयास किया। दुनिया भर के तमाम संगठन अपने मुख्यालय कतर में, दोहा में बनाकर चलते हैं। इवन हमास ने भी अपना मुख्यालय यहां बना रखा था, हिजबुल्लाह भी बातचीत करने आता था, तो तालिबान भी यही अमेरिका से बात करने आता था। तो कतर ने दुनिया के बीच में काफी बड़ी इज्जत कमाई है। अब उस इज्जत को चूना लग रहा है ईरान के हमलों से। जहां तक बात हो तेल की, तो वेनेजुएला के बाद अगर सबसे ज्यादा तेल किन्हीं देशों के पास है तो वो यही जीसीसी कंट्रीज हैं, जिनमें सऊदी अरब का नाम आता है, जिसमें कुवैत का नाम आता है, जिसमें यूएई का नाम आता है, और उसमें ईरान का नाम आता है। तो ईरान को एक तरफ रख भी दिया जाए, जो कि दूसरी तरफ का पार्टी है, तो ये आपस में झगड़ने वाले जो देश हैं उनमें से एक तरफ और दूसरी तरफ, दोनों तरफ की पार्टियां तेल के लिए जानी जाती हैं। लेकिन अब तेल के अलावा भी इन लोगों ने अपने डाइवर्सिटी करना शुरू कर दिया, मनी का डाइवर्जन करना शुरू कर दिया है। कहा जाए तो फंड अलोकेशन शुरू कर दिया है। तेल तो पर्शियन गल्फ से निकलकर बिकने आता ही है, इसके ऊपर तो इनका अब एक तरह से ट्रेडमार्क हो गया कि तेल तो अपना ही आएगा। आज इंडिया की आवश्यकता का भी 50% से ऊपर इसी जगह से आता है। लेकिन इन्हें पता है कि आने वाले समय में कोई सन की अमेरिकी राष्ट्रपति आया तो हो सकता है वो तेल पर रोक लगा दे। जैसे पहले बाइडेन बहुत ज्यादा पेरिस क्लाइमेट डील की शर्तों को मानते हुए जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंचने ही वाले थे। ये तो ट्रंप आए जो पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकले और फिर तेल बेचना दुनिया को शुरू करवाया कि चलो भाई अब वेनेजुएला भी तेल बेचेगा, तुम लोग भी तेल बेचो, खूब प्रदूषण हो, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन एमिशन हमारी चिंता नहीं है, आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, हम तो चले जाएंगे। ऐसे में इन देशों ने अपने तेल के स्थान पर बहुत सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, जिसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने आप को दुनिया के लिए एक शांत जगह प्रोवाइड कराना था, टूरिज्म उपलब्ध कराना था। लोग यहां केवल पर्यटन के लिए ही ना आए, अगर अर्थव्यवस्था में उन्हें इन्वेस्ट करना है तो ये जीरो टैक्स पॉलिसीज लेकर आए। जैसे यूएई के अंदर कोई टैक्सेशन नहीं है, वो वैट लेता है 5%, और अगर आप विदेशी हैं तो जाते समय अपने वैट को रिफंड करा के भी निकल सकते हैं। मतलब ऐसी स्थिति उसने पैदा करी कि दुनिया के तमाम अमीर यूएई की तरफ शिफ्ट होने लगे कि जब कोई पैसा ही नहीं लग रहा, और ऐसे में ये लोग हमें रहने की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे रहे हैं, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी दे रहे हैं, हाई टेक सिक्योरिटी दे रहे हैं। आज दुबई या यूएई इस बात के लिए जाना जाता है कि यहां पर आप सड़क पर अपना पर्स पड़ा छोड़ जाएं तो भी कोई आपका पर्स लेकर नहीं भागेगा। इतनी बड़ी इन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाएं विकसित की, लोगों में विश्वास बहाली की। लेकिन इस विश्वास बहाली को ईरान पूरी तरह से छेद दे रहा है। कैसे? क्योंकि जहां एक और टूरिस्ट अब तक इसलिए आ रहे थे, निवेशक इसलिए आ रहे थे कि बहुत सेफ है, उसे ईरान आए दिन गोले बरसा के डरा रहा है। वर्ल्ड क्लास इमारतें जो यहां पर बनी हुई हैं, वर्ल्ड ट्रेड टावर जैसी
चीजें बनी हुई हैं, यहां पर बुर्ज खलीफा जैसी संरचनाएं बनी हुई हैं, इन सबको अब एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। ये सारे देश जिनके पास में फिलहाल टूरिज्म और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज विकसित करने का दिमाग आया, इन्हें सीधा चैलेंज ईरान सामने बैठकर दे रहा है। ये 6 देश हैं साथियों, पर्शियन गल्फ के अंदर 6 देश, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, ये सारे के सारे जो देश आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये देश गल्फ काउंसिल कहलाते, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहलाते हैं। सुन्नी बहुतायत कंट्री हैं, एंटी ईरान है, लेकिन हमला करने से डरते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हमला अगर हमने इनिशिएट कर दिया तो ईरान से हुआ हमला हमारा बहुत नुकसान कराएगा। ईरान चूंकि पूरी तरह से इनके बराबर जगह लेकर सामने बैठा है, तो सारी की सारी जो डेवलपमेंटल फैसिलिटीज इधर विकसित की जा सकती हैं, ये गल्फ के उस तरफ भी विकसित की जा सकती हैं। यानी कि ग्रोथ एवेन्यूज ईरान के पास भी इनके बराबर ही हैं और इनसे ज्यादा ही हैं। ईरान लेकिन अब तक अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते, पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते अपने रिसोर्सेज का उपयोग नहीं कर पाया है। अदरवाइज सऊदी अरब के बाद दूसरा लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व ईरान के पास ही है। तो ऐसे में इसके पास खोने के लिए ज्यादा नहीं है, तेल है तो वो जमीन में धंसा हुआ है, तो ये यहां से इन्हें निशाना बनाकर इनके प्रति लोगों में अविश्वास पैदा कर सकता है और इनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा सकती है। इसका एविडेंस मैं आपको यहां पर दूं, कतर नाम का ये जो छोटू सा देश आपको दिख रहा है, आइलैंड कंट्री, ये इन 6 देशों में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम रखता है। प्रति व्यक्ति आय $1.25 है, $1.25 पर व्यक्ति आय, जहां यूएई के अंदर अधिकतम $90,000, बहरीन में $71,000, यहां सऊदी अरब में $77,000, हमारी अभी $5-7 भी नहीं पहुंची होगी, इतनी ज्यादा इनकी यहां पर कैपिटा इनकम है। कारण है आबादी बहुत कम है। कितनी कम आबादी है आप उठाकर देखें तो सऊदी अरब की पॉपुलेशन भले ही करोड़ों में हो, मतलब यहां पर 36 करोड़ के आसपास आपको इनकी पॉपुलेशन दिखाई, 3.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन दिखाई दे जाए। कतर की पॉपुलेशन तो मात्र 33 लाख लोगों की है, यूएई की पॉपुलेशन 1.25 करोड़ के आसपास की। तो पॉपुलेशन इन देशों के पास बहुत कम है और रिसोर्सेज भर भर के हैं। और तो और इन लोगों ने अपनी पॉपुलेशन से ज्यादा, आप सोचिए यूएई के पास में 1.25 करोड़ की आबादी है कुल मिलाकर, और उसके बावजूद वो दुनिया का सबसे ज्यादा टूरिस्ट इकट्ठा करने वाला, इंटरनेशनल टूरिस्ट इकट्ठे करने वाला देश बन गया। और तो सोचिए इनकी जीडीपी में इन दिनों टूरिज्म का बड़ा योगदान है। जीसीसी के ये देश टूरिज्म से $247 बिलियन का सालाना रेवेन्यू जनरेट कर जा रहे हैं। आप इससे सोचकर देखें कि इन्होंने $247 बिलियन का रेवेन्यू केवल 2024 में व्यापार से किया है। जहां तक बात हो जीसीसी की, तो इन लोगों ने हाल ही के समय पर ऐसे विजिटर्स जो कि एक दूसरे देशों में घूम रहे हैं, वो 19.3 मिलियन देखे हैं। लगभग 2 करोड़ के आसपास इन्होंने टूरिस्ट देखे हैं। जहां तक बात हो सऊदी अरब की, तो उसने केवल विजिटर घुमा घुमा करके $75 बिलियन का पैसा कमा लिया, लाभ कमा लिया, केवल टूरिज्म की वजह से। और ये लाभ इनका बढ़ता ही चला जा रहा है। केवल इनका ही नहीं, जहां तक बात हो गल्फ के और देशों की, तो उनके यहां पर जीडीपी पर साल के हिसाब से बढ़ती जा रही है और एक्सपेक्टेड है कि 317.2 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जो इनकी कुल जीडीपी का 13.3% होगी। यानी कि इन लोगों ने रेगिस्तान लोगों को घुमाना शुरू करवा दिया। बड़ी मात्रा में लोग यहां पर आना शुरू हुए। दुबई के अंदर 2025 में 2.25 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग ही हैं जो इंटरनेशनल विजिटर बनकर पहुंचे, जो यहां पर खर्च करने पहुंचे। अपन जब सोचते हैं कि ये लोग टैक्स नहीं लेते, लेकिन टूरिज्म में तो आप खर्च करने जा रहे हो, तो पैसा वहीं लगा कर आ रहे हो ना। तो इनकी इकोनॉमी को सोचिए कि बात देखिए, 1 करोड़ की आबादी वाला देश 2 करोड़ केवल टूरिस्ट अपने यहां पर लेकर बैठ जा रहा है। इन टूरिज्म को प्रमोट करने में सबसे बड़ी चीज जो ये कहते हैं कि वो है हमारी कनेक्टिविटी बढ़िया है। इस ईरान युद्ध ने पिछले 5 दिन से पूरी कनेक्टिविटी चौपट कर रखी है। यहां से कोई फ्लाइट ऊपर अच्छे से उड़ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिट में कोई फ्लाइट ऊपर उड़े, उधर से आती हुई मिसाइल उसको निकाल दे, तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। ये जो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज और फैसिलिटीज एक आइलैंड पर डेवलप करके बैठा दुबई है, ये दुनिया का आकर्षण केंद्र तो बना हुआ है, लेकिन इन दिनों असुरक्षा के भाव में पीड़ित है। तमाम प्रकार की ऐसी अम्यूजमेंट की स्थितियां यहां पर इन्होंने क्रिएट की हैं कि जिसके पास पैसा है वो यहां बढ़िया से रहने जा सकता है, घूमने जा सकता है, सुरक्षा का भाव फील कर सकता है। जो इंटरनल सिक्योरिटी थी वो कभी दुबई की चैलेंज थी ही नहीं, आज ईरान ने उसमें छेद कर दिया है। इसी से पीड़ित है यूएई, जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लेकर इन दिनों चिंतित है कि हमारे यहां पर हमले हो रहे हैं, और वो हमले जीसीसी द्वारा, वो हमले ईरान के द्वारा किए जा रहे हैं। ये ईरान इस बात को जानता है, और वो ये जानता है कि ये लोग
युद्ध नहीं करना चाहेंगे। सऊदी के द्वारा ही ये सारा खेला शुरू हुआ था। ये आपको याद होगा, मैंने 2 दिन पहले जब आपको जानकारी दी थी कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रंप से कहा था कि खमनेई को मार दीजिए। ऐसी मीडिया रिपोर्ट अमेरिकी अखबारों में छपना शुरू हुई थी। वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट कही गई थी कि सऊदी क्राउन प्रिंस से ट्रंप ने पूछा था कि खमनेई का हम वो कर दें क्या, मतलब असैसिनेशन कर दें, तो इन्होंने उन्हें परमिशन दी थी। ये मीडिया रिपोर्ट के अंदर कयास चलाए जा रहे हैं। अब जब कयास चल रहे हैं तो जीसीसी के अंदर भी मतभेद उत्पन्न हो गया है कि भाई साहब अगर खमनेई को कुछ ना हुआ होता तो शायद हम पर इतने हमले ना हुए होते। तो इनमें भी एक रार आ गई है और उसी रार में कतर बाहर निकल कर आया और कतर ने कहा कि सुनो, हम बहुत इज्जतदार देश हैं, दुनिया के अंदर हमारी बहुत वैल्यू है, हम दुनिया के आर्बिट्रेटर रहे हैं, हमारी बहुत अच्छी बात ईरान के साथ भी है, सबके साथ है। हम 3 मार्च तक की स्थिति अगर बताएं तो ये कहते थे कि हम युद्ध में कहीं नहीं जा रहे, लेकिन फिर जब इन पर दोबारा हमले हुए आज ये पलट गए और आज पलट करके इनका स्टेटमेंट ये आया है कि अब सारी की सारी सीमाएं क्रॉस कर दी गई हैं। सारी सीमाएं क्रॉस कर दी गई हैं। जब ये बात इन्होंने बोली तो ये कहते हुए निकले कि कतर का डिफेंस सिस्टम हल्के में ना लिया जाए, हमारे पास हमारी डिफेंस के सारे सिस्टम है और हमारे सारे ऑप्शंस इस समय टेबल पर रखे हैं। हमने सारे कम्युनिकेशन चैनल ओपन कर रखे हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन जिस तरह से हमारे यहां पर लोगों के हालात हैं, 8,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, उनके लिए हम 101 बैलिस्टिक मिसाइल हमले झेल चुका है कतर। अब बोले आपने सारी सीमाएं क्रॉस कर दी हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, जब आप किसी को धमकाते हो तो यही तो बोलते हो भाई तूने तेरी हदें पार कर ली हैं, अब मैं तेरे को बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। इसीलिए बड़ा सवाल यह बन रहा है कि क्या कतर युद्ध इनिशिएट कर सकता है। कतर का युद्ध इनिशिएट करने का मतलब हुआ कि वो सीधा अमेरिका से कहेगा कि आप अब हमारे बिहाफ पर इन पर हमला कीजिए। तो अमेरिका पर अगर कतर के बिहाफ से हमला हो, अमेरिका अगर कतर के बिहाफ पर हमला करता है ईरान पे, इसका मतलब है कि जो कतर में सेंटकॉम का मुख्यालय है वहां से युद्ध इनिशिएट किया जाएगा और वो जो इनिशिएट हुआ फिर यहां पर गल्फ के हालात बिगड़ जाएंगे। साथ ही साथ में यूएई के बारे में भी यह जानकारी निकल कर आ रही है कि यूएई और जॉर्डन दोनों ने ईरान के जो एनवॉय हैं उनको समन किया, ये कहते हुए कि भैया ये जो हम पर हमले हो रहे हैं इन्हें आप क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आज सुबह का अपडेट ये एक्सियोस करके न्यूज मीडिया है, यहां पर लिखा गया है कि यूएई भी अब कंसीडर कर रहा है कि वो ईरान के ऊपर हमला करे और उनके मिसाइल साइट्स का, जहां से मिसाइल हमले हो रहे हैं, उन्हें टारगेट करे। कुल जमा अर्थ ये है, अब तक ये सेल्फ डिफेंस में थे, कारण मैंने बताया, क्योंकि इन्हें डर था कि हमने अगर हमले कर दिए तो हम डायरेक्ट पार्टी बन जाएंगे। अभी तक डिफेंड करते रहते हैं, सब चल रहा है, अभी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अगर इन लोगों ने हमला करना प्रेफर कर दिया तो खेल बहुत ज्यादा विभत्स हो जाएगा। मैं ये मानता हूं कि अगर एक भी फायर यूएई की तरफ से ईरान की तरफ खुल गया तो दुनिया इकोनॉमी में बहुत बड़ा सेटबैक देख सकती है, क्योंकि ईरान दुबई में फिर सिविलियन इलाकों को और उन एयरपोर्ट्स और उन हवाई अड्डों को जो कि यूएई की ताकत है उनको निशाना बनाएगा। और यूएई की ताकत पर निशाना पड़ते ही अर्थव्यवस्था का केंद्र है। आज हमारी भी बहुत सारी कंपनियां देश की वहां बैठी चल रही हैं। Are you having trouble trying to keep? अमेरिका, यूएस, रशिया, चाइना, तमाम देशों की कंपनियां इस समय मिडिल ईस्ट में बैठी हुई हैं, बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगी। खैर, अब देखना होगा कि यूएई इस बात को कंसीडर कर रहा है, इसका प्रभाव क्या निकलता है। यूएई ने अपनी तरफ से एक बात बोली कि हमें अपनी आत्मरक्षा का कंप्लीट अधिकार है, हम कब तक गोले बम्बारू सहन करते रहेंगे। आपको क्या लगता है, अमेरिका इस बात में इनको सपोर्ट करेगा? 100% सपोर्ट करेगा। अमेरिका चाहता है कि तुम लोगों के ऊपर हमले हो, थोड़ा तुम्हारा घमंड नीचे आए, तभी तो जाकर मैं गाजा बसाऊंगा और गाजा बसा करके उसको तुमसे पैसा लेकर के शांत देश बनाऊंगा जहां ईरान नहीं होगा। ये सारी तैयारियां चल रही हैं। मिडिल ईस्ट में जितना भी इन्होंने पैसा कमाया था, अब वो इनके पास उपलब्ध संसाधनों से चर्चा का विषय बन गया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि साहब इनके पास मसाला भी है क्या लड़ाई झगड़े का? तो इन लोगों ने हमेशा डिफेंसिव अप्रोच अपनाई। सऊदी अरब ने अपने पास में डिफेंसिव अप्रोच में फाइटर जेट्स वगैरह सब हैं, लेकिन सब थाड़ लेकर बैठे हैं। यूएई थाड़ लेकर बैठा है, सऊदी थाड़ लेकर बैठा है, कतर और कुवैत जो है वो पैट्रियट मिसाइल लेकर बैठे हैं। ये सब अमेरिकी मिसाइलों पर जीवित हैं। थाड़ और ये क्या होते हैं? असल में क्या होता है ना कि जैसे सऊदी है, सऊदी ने थोड़े दिन पहले क्या किया था, मतलब पहले थाड़ और इसको समझे इससे पहले इस बात को समझते हैं कि अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल आपके किसी एयरबेस पर निशाना बना रही है तो उसे हवा में ही न्यूट्रलाइज करने के लिए बैलिस्टिक डिफेंस मतलब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रखा जाता है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में उदाहरण में आसान होगा समझना S-400 को, कि S-400 जैसे चाइनीज हमारे पास है, ऐसे इन लोगों ने अमेरिकी S-400 जिसका नाम थार है वो इन लोगों ने अपने यहां अपॉइंट किया हुआ है।
अपने यहां पर जैसे आद है यानी कि आकाश एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, ऐसे इन लोगों के यहां पर पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भी है। पेट्रियट भी अमेरिका से इन्होंने परचेज किया है। उसमें क्या है और थार्ड में क्या अंतर है? थार्ड क्या करता है कि लॉन्ग रेंज पर ही न्यूट्रलाइज कर देता है किसी बैलिस्टिक मिसाइल को या किसी फाइटर जेट को, लेकिन जो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है वो शॉर्ट रेंज में कि अगर कोई मिसाइल निकलकर आगे तक आ गई और बिल्कुल ही गिरने वाली है तो उसको न्यूट्रलाइज करता है। यानी कि आती हुई कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल, सामान्यतः क्रूज मिसाइल इनके कंट्रोल से परे रहती हैं क्योंकि वो जमीन के बिल्कुल पैरेलल उड़ के चलती हैं। जब रडार उन्हें ट्रेस नहीं कर पाता कि भाई ये अब हमारे ऊपर गिरने वाली हैं, तो क्रूज मिसाइल सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली मिसाइलें कंसीडर की जाती हैं। फिर भी हाइपरसोनिक मिसाइल, उनमें इनका रेस्पॉन्स सिस्टम फेल मार जाता है। तो ऐसे में थर्ड और अभी तक मतलब ये जो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है ये इनको सुरक्षा देता आ रहा है और ये सब देश अपने पास यही सब लेकर बैठे हैं। हाल ही में क्या किया, सऊदी अरब ने चाइना से लेजर सिस्टम मंगवाया कि सर मुझे ना लेजर सिस्टम दो, मैं बहुत महंगा पड़ रहा है मेरे लिए ये मिसाइल सिस्टम, क्योंकि एक एक मिसाइल जो इन पेट्रियट में इनमें चलती है मिलियंस ऑफ डॉलर की होती है। तो बोले साहब लेजर दे दो, हवा में खत्म कर देंगे। लेकिन ये लोग भूल गए थे चाइना में रेगिस्तान नहीं है जहां पे उसे युद्ध करना है। ये लोग तो रहते रेगिस्तान में है और लेजर के साथ दिक्कत क्या है कि लेजर बीम में अगर किसी भी प्रकार से मतलब डस्ट पार्टिकल फंस गए या हाइपर हीट फंस गई तो लेजर डेविएट हो जा रही है इन लोगों की। तो इनके द्वारा मंगाया गया चाइनीज सिस्टम फेल मारा, तो इन्होंने अमेरिकी सिस्टम थार्ड मंगाया। थार्ड इन्होंने $15 बिलियन के अंदर मंगवाए थे खुद की सुरक्षा के लिए। अभी जो सऊदी के पास थार्ड काम कर रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ये पूरे टाइम ईरान से अगर हम पर हमला हुआ तो उसकी बचत में अमेरिका से सुरक्षा मांगते आ रहे थे और अमेरिका ने इनको खूब माल बेचा है। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम थार्ड आयरन डोम की तरह समझ लो इजराइल के, उसने तो खुद का बनाया हुआ है, ये अमेरिका वाले पर आधारित होकर के काम करते हैं। ऐसे ही पेट्रियट मिसाइल सिस्टम इनके पास है, वो भी अमेरिका का है। और ऐसे ही एक और मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम है नेसम। नेसम जो है वो नॉर्वे का बनाया हुआ सिस्टम है, वो भी इन देशों ने अपने पास रखा हुआ है। कुल मिलाकर के इनके पास यूएस की मिलिट्री का प्रेजेंस है, इंटेलिजेंस की शेयरिंग है और रीजनल कॉपरेशन है। उसके बावजूद भी ये लोग हमला करने से डरते हैं क्योंकि ये डिफेंसिव रहे हैं कि अगर हम हमला किए तो हम पर नुकसान बहुत होगा। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका हमेशा नेवल फोर्सेस में और एयर फोर्सेस में बहुत ताकतवर रहा है। ग्राउंड बैटल्स में वो हमेशा पिछड़ता है। अफगानिस्तान आपने देख लिया, वियतनाम उससे पहले उसका फेलियर का उदाहरण है। अब क्या हो रहा है ना कि ग्राउंड पर जो फोर्सेस हैं इनकी वो किसी भी काम की नहीं हो पा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल डिफेंस के नाम पर गोला दाग सकती हैं। वो अगर दागना शुरू करते तो अमेरिका बैठकर इंतजार कर रहा है, वो कह रहा है यू विल फाइंड आउट रेस्पॉन्ड। ऑब्वियस सी बात है, इन सबको इतना उकसा देगा कि तुम रेस्पॉन्स दो, तुम रेस्पॉन्स दो, फिर इनके नाम पर वो यूएस बेस से हमले करेगा, खेल खत्म हो जाएगा। अब के लिए अब बात यह है कि साहब इनको कोई भरोसा दिया गया? बोले हाँ, इनका पूरा तेल अटका पड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। तो यूएस ने अश्योर किया है कि मेरी जो नेवी है ना वो आप लोगों के जहाजों को बाहर निकालेगी। लोगों में विश्वास नहीं आ पा रहा है कि तुम्हारी नेवी जहाजों को कैसे बाहर निकालेगी। लंबे जहाजों की लाइन लगी पड़ी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। ईरान बिल्कुल चौक करके बैठा है, निकल के दिखाओ गोला मार दूंगा। तो अमेरिका बोल रहा है कि मैं यहां पर नेवी से सुरक्षा दूंगा और जहाजों को निकालूंगा। जब भी कोई मिसाइल वहां पर आएगी मैं उसको हवा में ही मार दूंगा। अब देखना होगा कि तेल के खेल में ये लोग कैसे सुरक्षा दे पाते हैं। अगर एक भी मिसाइल किसी टैंकर पर ढंग से गिर गई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैसे भी बंद हो जाना है, आग लग जानी है, तो बाकी तेल के टैंकर दूर ही खड़े रह जाने। खैर, अब जो भी चल रहा है वो पूरा की पूरा वॉर जोन है। आप लोग इस विषय को कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। होली की एक बार फिर शुभकामनाएं। और अभी अगर आप चाहते हैं